नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 11th हिस्ट्री की एनसीईआरटी की सीरीज़ को। ये जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम क्या करें? इस सीरीज़ में हम आपकी एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स को ईजी लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये इजी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स होती है उनकी लैंग्वेज कई बार थोड़ी डिफिकल्ट होती है, कई बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो काफ़ी सारे कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आते, काफ़ी सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हो पाते, हमारे सर के ऊपर से चले जाते हैं। तो हम इस सीरीज़ में उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि आप कंसेप्ट को ठीक तरीके से समझ पाओ। दूसरा, जो आपकी क्लास 11th हिस्ट्री है, चाहे वो आपकी क्लास 11th की पोल साइंस है, उसमें चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी दिए गए। एक और इश्यू भी रहता है हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री की जो बुक है उसमें कई बार जो कहानी चलती है वो कहानी टुकड़ों में होती है, यानी कि कभी 2 कदम आगे तो 2 कदम पीछे। उसमें कहानी ठीक से वो कंसेप्ट नहीं बना पाती, और जब तक वो कहानी एक सूत्र में नहीं पिरोई जाए तब तक हमें वो ठीक से समझ में भी नहीं आएगा कंसेप्ट। हमें लगता है कि भाई पूरा रायता फैल गया। तो हम इस सीरीज़ में क्या करें? एक तो आपके कंसेप्ट को हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई लैंग्वेज में हम आपके लिए लेकर के आए। दूसरा, हम चैप्टर को समराइज भी करें, और जब हम समराइज करें तो उसको हम किस तरीके से करें कि एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि आपको लगे कि आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हो या फिर कोई मूवी चल रही है या फिर एक कहानी है जिसको आप सुन रहे हो। इससे कंसेप्ट आप लॉन्गर टर्म तक बहुत अच्छे तरीके से याद रख पाते हो। आज हम क्या करेंगे? आज का हमारा चैप्टर रहेगा आपका 10th चैप्टर है, 10वां चैप्टर आपका, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, मूल निवासियों का विस्थापन। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की, इस एपिसोड की, और समझते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की, ठीक? यानी कि हम किन इंडिजिनस पीपल की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की। अब ये मूल निवासी कौन से होते हैं? जो वहीं पे रहते आ रहे थे, जो सबसे पहले वहां पर थे, वो मूल निवासी है, नेटिव जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो वहां की हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो यूरोपीय उपनिवेशवादी थे, ठीक, जो यूरोपियंस गए थे वहां पे, उन्होंने इनके साथ क्या किया। यानी कि ये पूरी कहानी कहाँ की है? अमेरिका की है, नॉर्थ अमेरिका की है, और ऑस्ट्रेलिया की कहानी है। और इसमें हम 2 पार्ट में एक तरीके से देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि वो लोग कैसे थे, और उसके बाद देखेंगे कि यूरोपियंस ने उनके साथ क्या किया। यहाँ पे देखिए कि जो मूल निवासी है, वहाँ के जो नेटिव है, और वहाँ के जो सेटलर है, सेटलर कौन से? जो यूरोपियंस वहाँ पर गए थे, जो वहाँ जाकर के बस गए थे, उनकी सभ्यता को लेकर के अलग अलग धारणा थी। मूल निवासी है, अपने अकॉर्डिंग वो सभ्य थे, ओके, सिविलाइज थे, और जो यूरोपियंस थे उनको लगता है कि भाई वो अनसिविलाइज थे, हम सिविलाइज थे। ओके, तो इस कंसेप्ट को भी हम देखेंगे कि कौन सिविलाइज थे और कौन अनसिविलाइज थे, और समझेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, और अंत में जाकर के कहानी कहाँ पर अटकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सोर्सेज कहाँ से मिले हमें। यानी कि इस चैप्टर में जिस हिस्ट्री की हम बात करें, जिस इतिहास की बात करें, उस इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या क्या है, ठीक? तो इसमें स्रोत की अगर बात करें, सोर्सेज की बात करें, तो पहला जो सोर्स है वो है मूल निवासियों का मौखिक इतिहास। जब इतिहासकारों की बात करें तो शुरुआत में जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा था, उन्होंने फोकस किया था सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर, या वहीं से फोकस किया था जब यूरोपियंस अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में गए थे। बाद में कुछ क्रांतिकारी जो इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, कहानी तो उससे पहले भी शुरू होती है, उससे पहले भी मूल निवासी थे। मूल निवासियों के साथ क्या हुआ वो भी पिक्चर में आना चाहिए, वो भी कहानी में आना चाहिए। उसके बाद शुरुआत होती है नए सिरे से, नए एंगल से कहानी को लिखने की। तो उसमें जो मूल निवासी थे उनसे बात की गई, उनसे रिलेटेड हिस्ट्री है, इतिहास है, उनसे रिलेटेड जो कहानियां हैं उनको कलेक्ट किया गया। तो इसका पहला जो सोर्स है जहाँ से ये कहानियाँ निकल के आए, जहाँ से ये इतिहास निकल के आए, वो मूल निवासियों का मौखिक इतिहास, कि उनसे बातचीत की गई, उनकी जो कहानियाँ थीं उन कहानियों को एकत्रित किया गया, उन कहानियों को लिखा गया, उन कहानियों को संकलित किया गया, और उससे हमें उनके इतिहास के बारे में, यानी यूरोपियन के जाने से पहले क्या था, जब गए तब क्या हुआ, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली, ठीक? तो पहला सोर्स है मूल निवासियों का मौखिक इतिहास, जो उनसे कलेक्ट किया गया था। अलग अलग जो लेखक थे, अलग अलग जो इतिहासकार थे, उन्होंने वहाँ से इन सब का संकलन किया, कलेक्शन किया। दूसरा सोर्स है वो है मूल निवासियों द्वारा लिखित ऐतिहासिक और काल्पनिक कृतियाँ। जो मूल निवासी है, वहाँ के नेटिव लोग हैं,
जैसे जैसे वहाँ पे एजुकेशन का प्रचार प्रसार हुआ, थोड़ा सा वो शिक्षित हुए, तो कुछ मूल निवासियों ने ऐतिहासिक या काल्पनिक कृतियाँ लिखी। जो हिस्टोरिकल थी बुक्स, नेचुरली है, उसमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, और कुछ थी काल्पनिक कहानियाँ थी। जैसे हम सुनते हैं ना परियों की कहानी, जैसे हम सुनते हैं कि कुछ जो वन्य जीव हैं उन पर आधारित कहानी होती है। लेकिन जब भी कोई कहानी लिखी जाती है, आसपास के इतिहास से, आसपास के समाज से ज़रूर प्रेरित होती है। तो ये जो काल्पनिक कृतियाँ थी, उनमें जो कहानियाँ बताई गई थी, उससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि उस वक्त क्या कुछ हो रहा था, उस समाज में क्या कुछ हो रहा था। तो ये दूसरा स्रोत है। और तीसरा है मूल निवासियों की आर्ट गैलरी और संग्रहालय। जो म्यूजियम है, जो वहाँ का संग्रहालय है, आर्ट गैलरी है मूल निवासियों की, जहाँ पर उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की आर्ट है वो मिलती है, विभिन्न प्रकार के सामानों को रखा गया है। उससे भी बहुत हद तक हमें जानकारी मिलती है कि मूल निवासियों का जीवन कैसा था, मूल निवासियों के जीवन में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, किस तरीके से उन्होंने जो बदलाव हो रहा था, बदलाव के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट किया, तो वो सब कुछ हमें पता चलता है। तो यहाँ देखिए, जो इतिहास है मूल निवासियों का, जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, उसके 3 स्रोत हैं। पहला तो मूल निवासियों का मौखिक इतिहास है, जो उन्होंने खुद बताया कि जो सुनी सुनाई कहानियाँ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रही थी, उनको संकलित किया गया, वहाँ से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। दूसरा, मूल निवासियों ने खुद, जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, कुछ मूल निवासी जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए थे, उन्होंने खुद कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी, जिसमें उन्होंने इतिहास लिखा, उस समय की घटनाओं को लिखा, और कुछ काल्पनिक कृतियाँ हैं जिससे भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उस युग में, उस समाज में, उन दिनों में क्या कुछ हो रहा था। और तीसरा है मूल निवासियों की जो आर्ट गैलरी, म्यूजियम है, संग्रहालय है, वहाँ से भी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये 3 स्रोत है जिसके आधार पर मूल निवासियों के इतिहास को लिखा गया है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यूरोपीय साम्राज्यवाद की, और उसके बाद हम चलेंगे अमेरिका में, बात करेंगे कि अमेरिका में क्या कुछ हुआ था। तो यूरोपीय साम्राज्यवाद की अगर बात की जाए तो 17वीं शताब्दी के बाद स्पेन और पुर्तगाल ने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था, क्योंकि उनके साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसके बाद जो अन्य साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं, उन्होंने विस्तार करना शुरू कर दिया, यानी कि स्पेन और पुर्तगाल, उन्होंने एक बड़े साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। जैसे अगर हम बड़े साम्राज्य की बात करें तो मुख्य तौर पे दक्षिण अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, तो वहाँ पर इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ था। लेकिन कुछ देश, जैसे फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार इस दौरान जारी रखा, और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने नए उपनिवेश बनाए। उपनिवेश समझते हो ना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे कॉलोनी, जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। ओके, तो इसी तरीके से जिन देशों के ऊपर ये कब्जा जमाते थे वो उनकी कॉलोनी या फिर उपनिवेश कहलाता था। तो इन देशों ने क्या किया, स्पेन और पुर्तगाल ने 17वीं सदी के बाद उन्होंने अपना इस साम्राज्यवाद के विस्तार के ऊपर ब्रेक लगा दिया था। उन्हें लगा था कि नहीं, बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा उन्हें नीड नहीं थी, क्योंकि उपनिवेश बनाए जा रहे थे संसाधन के लिए, और उन्हें लगता था कि उनकी आवश्यकता इतने इलाके से काफ़ी है। लेकिन कुछ देश थे वो अभी भी उपनिवेशिक विस्तार या फिर साम्राज्यवाद की दौड़ में लगे हुए थे। उसमें थे कौन कौन से देश? फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड। ठीक, और इन्होंने अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यहाँ पर उन्होंने नए नए उपनिवेश बनाने शुरू किए। आयरलैंड भी इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी कि आयरलैंड की अगर हम बात करें, जो इंग्लैंड का पड़ोसी देश है, द्वीपीय राष्ट्र है, तो वो भी उस समय में इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ करता था। अब ये उपनिवेश क्यों बनाए जा रहे थे? कि अधिक लाभ की संभावनाओं ने लोगों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। यानी कि एक लालच कह लीजिए कि ये जो लोग थे, शुरुआत में उपनिवेश बनाए गए थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसके बाद उपनिवेश बनाए गए थे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, किस लिए आई थी? सिर्फ ज़रूरतें पूरा नहीं करना था, उन्हें लाभ कमाना था। लालच बढ़ता गया, वो लालच बढ़ता गया तो और ज़्यादा से ज़्यादा देशों के ऊपर वो कब्जा जमाते गए, ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों के ऊपर कब्जा जमाते गए, और अधिक से अधिक अपने उपनिवेशों का विस्तार करते गए। उपनिवेशों पर नियंत्रण की प्रकृति हर उपनिवेश के लिए अलग अलग थी, यानी कि उपनिवेशों पर जो कब्जा जमाने का तरीका था, हर उपनिवेश के लिए अलग अलग अपनाया गया था। उन्होंने देखा जैसा रंग वैसा ही उन्होंने भेष बदल लिया, यानी कि जैसा देश वैसा भेष। जैसे भारत की बात करें तो वो व्यापारी बन के आए थे। व्यापारी बन के आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे आपस में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, फूट डालो, राज करो, मजे करो, और इस नीति के तहत भारत के ऊपर कब्जा जमाया। अफ्रीका में था तो उन्होंने अलग नीति को अपनाया, उनकी नीति पॉलिसी अलग थी। जब वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे, जब वो अमेरिका में पहुंचे तो उनकी नीतियां अलग थी। यानी कि उन्होंने जो उपनिवेशों पर नियंत्रण करने की जो उनकी नेचर था, जो उनका तरीका था,
वो हर उपनिवेश के लिए अलग अलग था। वो डिपेंड करता था वहाँ के कल्चर के ऊपर, वहाँ के लोगों के ऊपर और वहाँ की परिस्थितियों के ऊपर। व्यापारिक कंपनियां दक्षिण एशिया में राजनीतिक शक्ति बन गई थी। जैसे भारत की अगर बात की जाए या दक्षिण एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे व्यापारिक कंपनियां आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से। जब उन्होंने यहाँ करके देखा कि सब कुछ खुला दरबार है, मतलब एकता है नहीं, आपस में जो छोटे छोटे साम्राज्य बने हुए हैं, छोटे छोटे जो रजवाड़े बने हुए आपस में नहीं बनती है, तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की सोची और धीरे धीरे वो एक राजनीतिक शक्ति बन गए। जैसे अगर भारत की बात की जाए तो 1757 में प्लासी की लड़ाई थी और उस लड़ाई ने पूरे इतिहास को बदल के रख दिया था। अगर उस लड़ाई में अंग्रेज हार जाते तो शायद भारत का इतिहास कुछ अलग होता। उसके बाद 1764 में बक्सर की जो लड़ाई थी उसने अंग्रेजों के पांव जमा दिए थे। ऐसा ही कुछ अलग अलग उपनिवेशों में घटनाएं घटित हुई थी और जैसा उन्हें माहौल मिला, जैसी परिस्थितियां मिली, उसी के अनुसार वो उपनिवेश बनाते गए और आगे बढ़ते गए। उन्होंने भारत की अगर बात की जाए तो उन्होंने स्थानीय शासकों को हराया, प्रशासनिक व्यवस्था को उन्होंने बनाए रखा, स्थानीय शासकों को जो छोटे थे उनको हराया, कई बार उन्होंने गठबंधन किए, दूसरों के साथ अलायंस सेटअप किए और धीरे एक एक करके वो चौपट करते गए, एक एक करके वो आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके ऊपर दबदबा बना लिया, उसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने कर वसूलना शुरू कर दिया, व्यापार को आसान बनाने के लिए रेलवे का निर्माण कर लिया, उन्होंने खानों की खुदाई की, बड़े बागान स्थापित किए, यानी कि जहाँ से उन्हें पैसा मिल सकता था वो सारे काम धंधे करने शुरू कर दिए। यानी लालच बढ़ता गया और उसी व्यापारिक अपने हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने कब्जा जमाने का भी सोचा कि अगर व्यापार करना है, आसानी से व्यापार करना है, तो क्यों न हम खुद ही राजा बन जाते हैं, क्यों न खुद हम ही यहाँ पर प्रशासन बन जाते हैं। और इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर पूरे देश के ऊपर अधिकार कर लिया। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका यूरोपीय लोगों के बीच में उपनिवेशों के रूप में विभाजित था। अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे कई सारी शक्तियाँ थी, उनके बीच में दंगल चला और बाद में बंदरबांट हो गई थी अफ्रीका की। कहीं पे फ्रांस का कब्जा था, कहीं पे हॉलैंड का, कहीं पे जर्मनी का, तो कहीं पे इंग्लैंड का कब्जा था। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि इस तरीके की जो दौड़ थी, वो दौड़ क्यों शुरू हुई? लाभ कमाने के उद्देश्य से। शुरुआत में इस दौड़ की अगर बात की जाए, शुरुआत थी तो वो हल्का यूं कह सकते हैं कि उन्हें संसाधनों की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति के लिए नए नए उपनिवेश बनाए गए थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब उद्योग लगने शुरू हो गए तो उन्हें लगा कि क्यों न कच्चा माल वहाँ से लाया जाए और तैयार माल उन उपनिवेशों में बेचा जाए, लाभ मिलेगा। उसके बाद ये दौड़ शुरू हो जाती है और वो दौड़, उसमें यूरोप के सभी देश शामिल होते हैं। पिसते कौन है? पिसते हैं अफ्रीका के लोग, एशिया के लोग और अमेरिका के लोग। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में दो उपनिवेशों की बात करेंगे, दो इलाकों की बात करेंगे, दो महाद्वीपों की बात करेंगे और बात करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी और किस तरीके से यूरोपीय लोग थे वहाँ पर अतिक्रमण करते हैं, कब्जा जमाते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी लोग कौन थे? मूल निवासी कौन से होते हैं? मूल निवासी वो लोग होते हैं जो सबसे पहले उस स्थान पर होते हैं या वहाँ पर जाकर के बसते हैं या फिर वो पहले से बसे होते हैं, उन्हें हम कहेंगे मूल निवासी, नेटिव पीपल। जैसे अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ के जो मूल निवासी थे वो एशिया से बेरिंग जल डमरू मध्य पर बने पुल के माध्यम से यहाँ आए होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एशिया से नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे थे। ओके, इंडियंस बोला जाता है वहाँ के मूल निवासियों को, क्या बोला जाता है? इंडियंस। ठीक, तो ये कहाँ से आए थे? एशिया से नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में पहुंच गए थे। वे नदी घाटियों के किनारे समूह में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, क्योंकि शुरुआती अगर सभ्यताओं की बात करें, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हो, दजला फ्रात यानी कि इराक की सभ्यता के लोग हो, चाहे वो हवांग हो, चाइना के सभ्यता के लोग हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका के लोग हो, शुरुआती जो लोग थे वो नदी के किनारे ही रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि जल की आवश्यकता होती थी पीने के लिए, खेतीबाड़ी के लिए जो थोड़ा बहुत वो करते थे, या यूं कह लीजिए कि वहाँ पर पशुओं के लिए भी पानी की आवश्यकता थी। ओके, इसलिए ज़्यादातर जो शुरुआती सभ्यताएं थी वो नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। तो ये जो लोग थे वो नदी घाटियों के किनारे समूह में रहते थे। ये लोग मछली और मांस खाते थे और सब्जी और मक्का की खेती वगैरह भी किया करते थे। उन्होंने राज्यों या साम्राज्यों का विकास नहीं किया था, सिर्फ समूह में रहते थे, अपने मजे से अपने जीवन यापन को कर रहे थे। ना राज्य बनाया था, ना साम्राज्य बनाया था, ना लड़ाइयाँ लड़ी थी, ना एक दूसरे के ऊपर हमला किया था, ना कब्जा किया था। उन्हें भूमि का मालिक होना आवश्यक नहीं लगा, ना ही उन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जा किया था, क्योंकि जमीनें, संसाधन पर्याप्त थे और उन्हें लगा था कि भूमि के ऊपर कब्जा करना स्थायी तौर पर इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं आसपास के संसाधनों से पूरी हो रही थी। अब आगे उन्होंने क्या किया?
कि उन्होंने अपने स्वयं के खुद के कारणों से कुछ संगठन बनाने शुरू कर दिए, समूह कह लीजिए, ओके, इस प्रकार से कबीले कह लीजिए, कबीले बनाने शुरू कर दिए। और वो जो वस्तुएं थी, उनके पास जितनी वस्तुएं होती थी वो खरीदते नहीं थे, बल्कि उपहार से उन्हें मिलती थी। यानी कि एक के पास अगर कुछ वस्तुएं ज़्यादा, दूसरे को गिफ्ट में दे दिया, दूसरे समूह ने उनको दे दिया। इस तरीके से उनके पास धीरे धीरे वस्तुएं इकट्ठा होती गई थी। यहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन लिखी नहीं जाती थी। उस दौर की बात करें नॉर्थ अमेरिका के लोगों की, तो कई भाषाएं बोलते थे, लेकिन लिखा नहीं जाता था उनको। ये जो लोग थे अमेरिका के, जो मूल निवासी थे, शिल्पकार बहुत अच्छे थे, अच्छे वस्त्र बनाते थे। वे जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को बहुत अच्छे से समझते थे। यानी कि जलवायु कैसी रहेगी, किस प्रकार के भूदृश्य, कहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं, मौसम में होने वाले बदलावों को बहुत अच्छे से समझते थे। मूल निवासी लोग यूरोपीय लोगों के साथ, जब यूरोपीय लोग वहाँ पर गए तो उनके साथ उन्होंने मित्रतापूर्ण व्यवहार किया, उनका बड़ा सम्मान करते थे। अतिथि देवो भव वाला भाव था उनके मन में। वे सामानों के आदान प्रदान के लिए बार बार सभाओं की व्यवस्था भी करते थे। इसके बाद जैसे हमने देखा कि कुछ कबीले बनने शुरू हो गए थे। उसके बाद जब भी उन्हें कुछ सामान की अदला बदली करनी होती थी तो उसके लिए क्या किया जाता था, सभाओं का आयोजन किया जाता था। ये जो लोग थे, ये यूरोपियों के साथ, जो यूरोपियंस थे, उन लोगों के साथ कंबलों का, लोहे के बर्तनों, बंदूकों और शराब आदि के बदले में स्थानीय उत्पादों का आदान प्रदान करते थे। हालांकि इनके लिए ये व्यापार नहीं था। ये क्या करते थे, जैसे जो भी कंद, फल, फूल, जो भी वस्तु इनको मिलती थी, उन वस्तुओं को ये यूरोपियंस को देती थी। और यूरोपियंस से क्या लेते थे, जो इनके पास नहीं होता था, जैसे कंबल हो गए, लोहे के बर्तन हो गए, बंदूकें हो गई, शराब इत्यादि थे। यानी कि इस तरीके से एक व्यापार शुरू हो गया था। जो यूरोपियंस के लिए व्यापार था, लेकिन जो यहाँ के लोग थे उनके लिए उपहार होता था। मूल निवासी शराब और तंबाकू के खूब आदी थे। इसलिए यूरोपियन लोगों ने व्यापार की शर्तें अपने अनुसार निर्धारित की, क्योंकि उनका दबदबा था, क्योंकि उनकी डिमांड, जो वस्तुएं थी, शराब हो गया, तंबाकू हो गया या बंदूकें हो गई, इस प्रकार की वस्तुओं की डिमांड यहाँ मूल निवासियों में बहुत ज़्यादा थी। और इन्हें लगता था, यूरोपियंस को लगता था कि ये ज़रूरी है इनके लिए। इसलिए जब व्यापार की शर्तें तय की जा रही थी तो इन्होंने अपनी मनमानी की। इन्होंने अपने अनुसार व्यापारों की, जो व्यापार थे, उनकी शर्तें तय की थी। ओके, तो ये देखा हमने कि मूल निवासी कैसे लोग थे। बिल्कुल सीधे साधे लोग थे जो जंगलों में रहते थे और आसपास के जंगलों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। और जब यूरोपियंस गए तो धीरे धीरे उनका समाज बदलने लग गया। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे और यूरोपियन जो थे, उनमें क्या अंतर था। तो इसमें देखिए, पहला जो अंतर था कि यूरोपियंस के लिए मूल निवासी असभ्य और बर्बर थे। यानी कि यूरोपियंस क्या मानते थे, ये मानते थे कि जो मूल निवासी है वो असभ्य है, अनसिविलाइज्ड है, बर्बर है। जबकि यूरोपियन खुद को क्या समझते थे, वो समझते थे कि वो शिक्षा, धर्म और शहरीकरण के मामले में सभ्य है, उनको ऐसा लगता था। दूसरा, मूल निवासियों के लिए आदान प्रदान से प्राप्त वस्तुएं उपहार थी, जबकि यूरोपियन के लिए वो वस्तुएं उपहार से कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि वो उनका व्यापार करते थे। उन्हें सिर्फ वही वस्तुएं उपहार स्वरूप चाहिए थी जिनका वो व्यापार कर सकते थे, जिनको वो लाभ के लिए बेच सकते थे। यहाँ दूसरा अंतर आता है। दूसरा अंतर क्या था कि मूल निवासी व्यापार में विश्वास नहीं करते थे, वो वस्तुओं का आदान प्रदान उपहार के तौर पे करते थे। जबकि यूरोपियंस थे, उन्हीं वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे जो उनके व्यापार के लिए आवश्यक थी, जिनसे उन्हें पैसा मिल सकता था, जिनसे उन्हें लाभ हो सकता था। ठीक। तीसरा, मूल निवासियों को बाजार की जानकारी नहीं थी कि यह बाजार क्या होता है, जबकि यूरोपियन लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को यूरोप के बाजार में बेचते थे। चौथा, मूल निवासी यूरोपियन के लालच से खुश नहीं थे। वो ये समझने शुरू हो गया था, उनको समझ आ गई थी कि यूरोपियंस है वो लालची हैं, और मूल निवासी लोग थे वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जबकि यूरोपियन ने हजारों ऊद बिलाओं को केवल फर के लालच में मार दिया था। यानी कि वहाँ के लालच की अगर देखें तो यूरोपियंस में लालच चरम सीमा पे था, जबकि वहाँ के जो मूल निवासी थे वो लालची बिल्कुल नहीं थे। इसके साथ साथ जो मूल निवासी लोग थे वहाँ के उत्तरी अमेरिका के, वो वन और वन्य जीवों का सम्मान करते थे। ओके, उनकी रक्षा करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। जबकि यूरोपियन ने वहाँ के संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया था। कैसा दोहन? अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया था। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए था, उन्हें केवल प्रॉफिट चाहिए था, उन्हें लाभ कमाना था, उन्हें अपने मार्केट में बेचना था। इसीलिए तो वो अमेरिका गए थे। ओके, तो ये दोनों में बेसिक अंतर था, यूरोपियंस में और मूल निवासियों में। उसके बाद अमेरिका के विस्तार की बात करें तो इसी काल में, इसी समय में संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका विस्तार किया जाता है दो तरीके से। कैसे किया जाता है? पहला, जो लुसियाना है उसको 1803 में फ्रांस से खरीदा जाता है। ठीक।
और अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा जाता है। इस तरीके से अमेरिका का विस्तार किया जाता है। इसी तरीके से जो दक्षिण का अधिकांश भाग था वो मेक्सिको से यूएसए ने युद्ध द्वारा जीता था या फिर छीना था। ओके, यानी कि अगर हम लुसियाना की बात करें तो ये फ्रांस से 1803 में लिया जाता है खरीद करके। अलास्का 1867 में 1867 में रूस से खरीदा जाता है। और दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें, दक्षिणी यूएसए की बात करें, तो उसका अधिकांश भाग है वो मेक्सिको से यूएसए ने युद्ध द्वारा छीना था। ठीक, तो इस तरीके से इस काल में, इस पीरियड में जिस हम बात करें जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे थे, तो उस काल में अमेरिका का विस्तार भी हो रहा था। अब यहाँ पे कुछ और बदलाव आने शुरू हो गए थे अमेरिका में। क्या क्या बदलाव आने शुरू हुए? वो था दास प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, स्लेवरी की शुरुआत हो चुकी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उत्तरी राज्य थे उन्होंने गुलामी को समाप्त करने की वकालत की और उन्होंने इसकी एक आलोचना की थी। इसकी आलोचना क्यों की थी? कि उन्हें लगता था कि एक अमानवीय प्रथा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान दूसरे इंसान को गुलाम की तरह उसके साथ व्यवहार करे, जानवरों की तरह उसके साथ व्यवहार करे, उससे बर्बरता के साथ व्यवहार करे। तो जो नॉर्थ अमेरिकन स्टेट थे वो इस स्लेवरी के खिलाफ थे। अब इसका एक मेन कारण ये भी था कि नॉर्थ अमेरिकन स्टेट थे वो थोड़े से, वहाँ पर लिटरेसी लेवल ज़्यादा था, वहाँ पे मानव अधिकारों की बात ज़्यादा की जा रही थी। जबकि दक्षिणी जो राज्य थे वहाँ पर क्या किया जाता था? वहाँ पे ज़्यादातर बागान थे और जो बागान थे उनके मालिक अफ्रीका से दासों को खरीद कर यूएस से लाते थे। यानी कि अफ्रीका से गुलामों को खरीदा जाता था, वहाँ से वो पहुँचते थे यूरोप, यूरोप से पहुँचते थे वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका। यानी एक व्यापार का ट्रायंगल चल रहा था। ठीक, त्रिकोणीय व्यापार चल रहा था, अफ्रीका टू यूरोप, यूरोप टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। और यहाँ पर देखिए कि जो मूल निवासी लोग थे उनमें से भी कुछ लोगों को दास बनाया गया था। यानी कि दास प्रथा ने भी मूल निवासियों को प्रभावित किया था। दास विरोधी समूहों के विरोध के कारण दास व्यापार पर हालांकि प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन वो अफ्रीकी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे तथा उनके बच्चे इस दौरान दास बने रहे थे। हालांकि बाद में आगे चल करके दास प्रथा के ऊपर रोक लगा दी जाती है, लेकिन जो पहले से गुलाम थे, पहले से जो वहाँ पर दास थे, वो और उनके बच्चे एक लंबे समय तक वहाँ पर दास बने रहते। आगे चल के 1861-65 के बीच में अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति के लिए गृह युद्ध होता है। नॉर्थर्न जो स्टेट है, उत्तरी जो राज्य और दक्षिण राज्यों के बीच में, जिसमें उत्तरी राज्यों की जीत होती है। और ये जीत किसके पक्ष में होती है? दास प्रथा के अंत के रूप में होती है। और 20वीं सदी के में आकर के, यानी कि हम बात करें भारत की आज़ादी के बाद, तब आकर के वहाँ पर जो अफ्रीकी लोग थे, वहाँ के जो अश्वेत लोग थे, वहाँ के जो काले लोग थे, उनको एक समान नागरिक अधिकार और एक समान स्वतंत्रता मिल पाई थी। यहाँ देखिए कि क्या क्या हुआ कि वहाँ पर जो लोग थे उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार होता था। कुछ लोगों को दास के रूप में रखा जाता था सिर्फ इसलिए कि वो कम पढ़े लिखे थे, सिर्फ इसलिए कि वो मूल निवासी थे, सिर्फ इसलिए कि वो आसपास की दुनिया को लेकर के जागरूक नहीं थे। तो ये भी एक मूल निवासियों के साथ अत्याचार की कहानी है कि किस तरीके से उन्होंने कब्जा किया वहाँ पे अब अमेरिका में। और उनके लिए काम कौन कर रहा था? उनके लिए काम कर रहा था वही मूल निवासी जो या तो अमेरिका के मूल निवासी थे या फिर वो अफ्रीका से ले जाए गए मूल निवासी थे, जिनको दास के रूप में वहाँ पर रखा जाता था। तो ये बदलाव का दौर था जिसमें बदलाव आ रहे थे और मूल निवासी थे वो सिमटते जा रहे थे। मूल निवासियों के ऊपर तरह तरह से अत्याचार किए जा रहे थे, कई तरीके के प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। अब देखिए उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो अपनी ज़मीनों को कैसे खोते हैं। यानी कि जब अमेरिका में यूरोपियंस आए तो बदलाव आने शुरू हो गए। शुरुआत में तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, व्यापार करते हैं, आप हमें कुछ दो, हम आपको देते हैं, ठीक है, इतने तक तो ठीक था। धीरे धीरे जो यूरोपियंस थे वहाँ पे सेटल होने शुरू हो गए, सेटलर बन गए वहाँ पे। तब भी चलो ठीक था कि बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उन्हीं लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, उन्हीं का शोषण करना शुरू कर दिया, उन्हीं को दास बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद उनसे ज़मीनें छीननी शुरू कर दी। उसके बाद उनको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया, उनको वहाँ से भगाना शुरू कर दिया और कब्जा कर लिया यूरोपियंस ने। तो ये जो ज़मीनें उनकी कैसे छीनी थी उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो अपनी ज़मीनों को खो देते हैं। जस्ट ए मिनट, हम फाइंड आउट करते हैं पेन को। तो वहाँ पे कैसे खो देते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल निवासियों को संधियों पर हस्ताक्षर करने या ज़मीन को बेचने के लिए मजबूर किया गया, यानी धोखाधड़ी करके, क्योंकि मूल निवासी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। या तो उनको ज़बरदस्ती संधियाँ थी उनके ऊपर साइन करवा लिए गए, या फिर धोखे से उनके ज़मीनों को बेचने के लिए उनको मजबूर किया गया। ज़मीन ज़्यादा लेकर के कम दाम लेकर के वो ठगे गए थे। यानी कि मूल निवासियों को, क्योंकि
उनकी जो समझ थी, उनकी जो नीयत थी, उसके बारे में सही सी आइडिया नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि ज़मीनें उन्हें ज़्यादा देनी पड़ी और दाम उनको कम मिले और वो ठगे गए थे। और वास्तव में ज़मीन बेचने की नौबत ही नहीं आई थी, उनको फोर्स किया गया था, उनको मजबूर किया गया था कि वो ज़मीनें बेचें। मूल निवासियों को उनकी भूमि से वंचित कर दिया गया, धीरे धीरे करके उनको वहाँ से निकाल दिया गया। उदाहरण के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए दें तो जॉर्जिया में चेरोकी जनजाति है, वो राज्य द्वारा शासित इलाके में रहती थी, लेकिन उन्हें एक समान नागरिक अधिकार नहीं दिए गए थे। चेरोकी जनजाति जो वहाँ के मूल निवासी थे, सबसे पहला हक उन्हीं का था जॉर्जिया के ऊपर, लेकिन उन्हें ही एक समान अधिकार नहीं दिए गए थे। उसके बाद अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज मार्शल है, उन्होंने उनके फेवर में एक डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि चेरोकी एक अलग विशेष समुदाय है और वे अपने इलाके में वर्षों से रह रहे हैं, इसमें जॉर्जिया के कानून की बाध्यता नहीं थी। और उन्होंने कहा कि वहाँ की ज़मीन के ऊपर चेरोकी जनजाति के लोगों का अधिकार है। लेकिन उस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे एंड्रयू जैक्सन, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उन्होंने आदेश दिए अमेरिकन सेना को कि चेरोकी को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। यानी कि ये कुछ कहानियाँ हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे मूल निवासियों को निकाला गया था। तो वहाँ पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये निर्णय दिया गया था कि चेरोकी लोग हैं, उनका उनकी ज़मीन के ऊपर अधिकार है, लेकिन फिर भी सरकार उनको बेदखल करने का निर्णय लेती है और वहाँ की सेना को चेरोकी को उनकी भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया और उन्हें ग्रेट अमेरिकन जो मरुस्थल है, ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट है, उसमें खदेड़ दिया गया था। और इसमें क्या हुआ, लगभग 15,000 के आसपास जो लोग थे उनको विस्थापित होने के लिए मजबूर किया गया, उनको उस इलाके को खाली करने के लिए बोला गया, उनको फोर्सफुली वो जगह छोड़ने के लिए कहा गया। और 1/4 से अधिक लोग थे, उनकी ट्रेल ऑफ टीयर्स पर प्रवास के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये ट्रेल ऑफ टीयर्स क्या है कि 15,000 के आसपास ये जो लोग थे, कई जगह पर जब हम हिस्ट्री की बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे 17,000 के आसपास संख्या दी जाती है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में 15,000 के आसपास संख्या दी गई। तो ये जो लोग थे, इन लोगों ने लगभग 3,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। कहाँ पहुँचने के लिए? ग्रेट अमेरिकन जो डेजर्ट है वहाँ पर पहुँचने के लिए। इस दौरान लगभग 4,000 के आसपास जो लोग थे वो मारे गए थे, भूख के कारण, अव्यवस्था के कारण, महामारियों के कारण, जंगली जानवरों के होने वाले हमले के कारण वो मारे गए थे। यानी कि बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े थे। इसलिए इस यात्रा को, इस प्रवास को ट्रेल ऑफ टीयर्स का नाम दिया गया। दुखों की यात्रा थी ये उनके लिए। जनजातियों की भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों ने मूल निवासियों को आलसी, अकुशल और अंग्रेजी नहीं सीखने वाले, ठीक से कपड़े नहीं पहनने वाले, असभ्य कहा था और कहा कि वे डाई आउट के पात्र हैं। यानी कि उस वक्त क्या कमेंट किए गए थे कि सिर्फ इनको धकेला तो गया था, खदेड़ा भी गया था, लेकिन उनको लेकर के एक तरीके से मजाक भी उड़ाया गया था। कहा गया था कि भाई ये जो मूल निवासी है ना, ये बिल्कुल असभ्य है, जंगली है, ये अनसिविलाइज्ड है, आलसी लोग हैं, ये काम नहीं करना चाहते, अनस्किल्ड है, अकुशल, इनको कुछ पता ही नहीं है, ये अंग्रेजी नहीं सीखने वाले, ये ठीक से कपड़ा पहनना नहीं जानते। और उन्हें कहा गया कि ये डाई आउट के पात्र है, यानी कि मरने के लिए जन्मे हैं, मर गए तो अच्छा हुआ। यानी कि इस टाइप के कमेंट भी पास किए गए थे। बाद में वे आरक्षित कहे जाने वाले छोटे क्षेत्रों में केंद्रित हो गए थे। यानी कि बाद में जो रिजर्व्ड एरिया जिनको कहा जाता था, उस इलाके में इन लोगों को धकेल दिया गया था कि आप भाई वहीं पे रहिए, आप जो मूल निवासी है वहीं पे रहिए, यहाँ पे हम रहेंगे, हम सिविलाइज्ड रहेंगे, हम यूरोपियंस रहेंगे, ऐसा कुछ किया गया था। 1865 से 1890 तक कई विद्रोह भी किए इन मूल निवासियों ने, लेकिन अमेरिका सेना ने इन सभी विद्रोहों को दबा दिया था, इन सभी विद्रोहों को कुचल दिया था। यानी कि इस तरीके से मूल निवासियों को धकेल दिया गया था एक अलग इलाके में और उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए द गोल्ड रश, एक छोटी सी और चीज़ हम यहाँ पे से समझेंगे कि द गोल्ड रश और उद्योगों का विकास कि अमेरिका में और क्या बदलाव आए कि 1840 के दशक में जो कैलिफोर्निया, वहाँ पे सोने के निशान मिले थे, ठीक, और इसके कारण गोल्ड रश का वो कारण बने थे। गोल्ड रश, गोल्ड मतलब गोल्ड समझते हो ना, रश मतलब भीड़, सोने के लिए भीड़। यानी कि जब किसी भी चीज़ के लिए आपाधापी मच जाए, हाहाकार मच जाए कि लाभ कमाने के लिए, तो उसे गोल्ड रश कह सकते हैं। जैसे ये गोल्ड रश क्या था कि जब कैलिफोर्निया में गोल्ड मिले थे कुछ जगह से, तो पूरा यूरोप था वो भाग के अमेरिका आ गया था, भीड़ जम गई थी कि भाई हमें भी रातों रात करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, सोना लेकर के आना है। तो वो जो भीड़ थी उसको नाम दिया जाता है गोल्ड रश।
आजकल भी हम ऐसे इसको कहावत के तौर पे लेते हैं कि जब कहीं भी किसी चक्कर में किसी लाभ कमाने के लिए, रातों रात करोड़पति बनने के लिए जब लोग एक ही चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना, भीड़ चाल शुरू हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं गोल्ड रश है। यहाँ ठीक लाभ कमाने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। तो वहाँ पर कैलिफोर्निया में 1840 के दशक में सोने के निशान मिले थे और ये बात पूरे विश्व में फैल गई थी, यूरोप में फैल गई थी, पूरा यूरोप रातों रात वहाँ पहुँच गया था, तो उसको गोल्ड रश का नाम दिया गया था। तेजी से किस्मत चमकाने की उम्मीद में बहुत से यूरोपियन जो थे वो अमेरिका पहुँचे। गोल्ड रश ने पूरे महाद्वीप में जो रेलवे लाइन है उनके निर्माण के लिए प्रेरित किया, यानी कि उसके कारण पूरा फोकस है वो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर हो गया था। और वहाँ से जो यूरोपियंस पहुँचे थे उन्होंने देखा कि यहाँ से बहुत सारा लाभ कमाया जा सकता है। इसके लिए फिर यहाँ पर धीरे धीरे औद्योगिक विकास होना शुरू हो गया। उन्होंने ये लगता था कि यहाँ के संसाधनों का, रिसोर्सेज को अगर हमें यूटिलाइज करना है, क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो इसलिए पूरे नॉर्थ अमेरिका में रेलवे लाइन का एक जाल बिछाया गया। उत्तरी अमेरिका में रेलवे के सामान के निर्माण के लिए उद्योगों का विकास हुआ। पहले तो रेलवे का सामान चाहिए था ना, पटरियाँ वगैरह, तो उसके लिए इंडस्ट्री सेटअप हुई। बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों का उत्पादन करने के लिए भी बड़े उद्योग यहाँ पर लगे, यानी कि धीरे धीरे उद्योगों का विकास होना शुरू हो गया, क्योंकि वो खेतीबाड़ी से भी लाभ कमाना चाहते थे। औद्योगिक विकास के कारण यहाँ पे शहरों का विकास हुआ, नए नए कारखाने लगने शुरू हो गए और इस तरीके से जो अमेरिका है वो विकसित जो इलाका है, विकसित प्रदेश है, विकसित देश है, उसके रूप में वो आगे निकलने लगा। तो 1890 तक आते आते जो यूएसए है वो विश्व में एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति के रूप में भी उभरा। और जो यूरोपियंस थे, आधे यूरोपियन जो उस दौर में या उससे पहले के दौर में यहाँ अमेरिका आए थे, वो सेटलर के तौर पे सेट हो गए, यानी कि परमानेंट यहीं आकर के बस गए थे। अब देखिए अमेरिका में संवैधानिक अधिकारों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या कोई संवैधानिक अधिकार थे इन मूल निवासियों को मिले। तो अमेरिका के संविधान की अगर बात करें तो उसमें संपत्ति और मतदान का अधिकार शुरुआत से ही शामिल थे, 1789 से ही शामिल थे, ठीक। लेकिन ये जो अधिकार थे, ये अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार जो थे वो केवल गोरे लोगों के लिए थे, यानी कि मूल निवासियों के लिए अधिकार शुरुआत से शामिल नहीं थे। इंडियन प्रशासन की समस्या एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो 1928 में लुइस मेरियम द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो रिजर्व्ड इलाके में रहने वाले मूल निवासी है उनके लिए किस प्रकार से खराब स्वास्थ्य, खराब शिक्षा की सुविधाएं दी गई है। यानी कि बात तो की जा रही है अमेरिका में कि सब लोगों के लिए एक समान अधिकार है, लेकिन जो इंडियंस वहाँ के मूल निवासी थे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। महान आर्थिक मंदी की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक जो डिप्रेशन आया था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, उसकी अगर बात करें तो वो इकोनॉमिक डिप्रेशन वो 1929 में शुरू हुआ था, यानी कि इस रिपोर्ट के तुरंत बाद शुरू हुआ था, जिसने अमेरिका के सभी लोगों को प्रभावित किया था। यानी कि इस टाइप का माहौल वहाँ पर यह हो चुका था कि एक तरफ तो चर्चा चल रही थी कि देखिए मूल निवासियों को अधिकार मिलने चाहिए, और दूसरी तरफ उसी वक्त महामंदी छा जाती है। तो इसी माहौल में इंडियन पुनर्गठन अधिनियम, ओके, इंडियन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1934 में 1934 में पारित होता है अमेरिका में, और इस अधिनियम ने मूल निवासियों को जमीन खरीदने, कर्ज लेने का अधिकार दे दिया, यानी कि यहाँ से आकर के मूल निवासियों को थोड़ी सी राहत मिली थी। लेकिन फिर भी वास्तविक अर्थों में देखें, जैसे वोट डालने का अधिकार है, इस प्रकार के कई अधिकार अभी भी उनको नहीं मिले हुए थे। काले लोगों को, अश्वेत लोगों को इस प्रकार के अधिकार अभी भी नहीं दिए गए थे। तो 1950 और 60 के दशक में अमेरिका और कनाडा की सरकारों ने मूल निवासियों के लिए जारी सभी विशेष प्रावधान भी समाप्त कर दिए। 1950 और 60 के दशक में ये हुआ कि 2 कदम आगे 2 कदम पीछे चल रही थी वहाँ की सरकारें। तो वहाँ के जो नेटिव लोग थे उनको जितने भी कुछ स्पेशल प्रोविजन उनके लिए थे वो सभी खत्म कर दिए। 1954 के जो इंडियन अधिकारों की घोषणा थी उनके द्वारा कई मूल निवासियों जो लोग थे वो यूएसए के सिटीजन बन गए थे, उन्होंने वहाँ की नागरिकता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ शर्तों के ऊपर। वे अपने रिजर्व्ड एरिया को, और जो रिजर्व्ड एरिया के लोगों के लिए कुछ राइट्स थे उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि ठीक है, हम ये सिटीजनशिप ले लेते हैं, हम सरकार के अकॉर्डिंग बदलाव के लिए तैयार हैं। लेकिन वो ये साथ ही ये भी चाहते थे कि उनके जो अधिकार हैं, उनके जो मूल अधिकार हैं, उनको उनसे अलग ना किया जाए। संविधान जो संशोधन अधिनियम है 1982 में एक नया संविधान संशोधन पारित किया जाता है अमेरिका में। उसमें आदिम समाज यानी कि मूल निवासी उनके अधिकारों की संधि को स्वीकार कर लिया था। यानी कि उसके बाद देखिए लंबा स्ट्रगल चला है। 1982 में आकर के, 1982 में आकर के उनको एक समान अधिकार मिल पाए थे, उनकी मांगों को पूरा किया गया था। तो इस तरीके से जो मूल निवासी लोग थे
उनके संघर्ष की एक लंबी कहानी है जिसमें उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन 1982 में आकर के उनके अधिकारों को उनको वापस दे दिया गया था। अब हम बात करते हैं एक और महाद्वीप की कि वहाँ पर मूल निवासियों के साथ का क्या हुआ था, किस प्रकार से इतिहास बदला था। तो हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, यानी कि ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट समझ लीजिए कि इसमें ऑस्ट्रेलिया की बात की गई कि वहाँ पर क्या कुछ घटनाएं घटित हुई थी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासी थे वो लगभग 40,000 साल पहले न्यू गिनी से वहाँ पहुँचे थे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पहुँचे थे। टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स महाद्वीप के उत्तर में रहने वाले स्वदेशी लोगों का एक समूह है कि उनको क्या बोला जाता है, टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स। ये नॉर्थ जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर रहने वाले कुछ इंडिजिनस लोगों का ग्रुप है, वहाँ पे रहने वाले मूल निवासियों का एक समूह है। ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती में बसने वाले जो सेटलर थे, यानी कि ये तो हो गए वहाँ के मूल निवासी, ठीक समझ रहे हो ना, जो सबसे पहले थे। उसके बाद बात करें कि जो बाहर से लोग कब आना शुरू हुए थे, जैसे अमेरिका में यूरोपियंस गए थे, तो यहाँ पे शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में आने वाले जो सेटलर थे, सेटलर मतलब जो बाहर से आकर के सेट हो गए थे, वो अपराधी थे शुरुआत में, जिन्हें इंग्लैंड से दोबारा न लौटने की शर्त पर निकाला जाता था, निर्वासित किया जाता था कि भाई दोबारा लौटे तो जेल में डाल दिए जाओगे। तो ऐसे लोग कहाँ चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, और ऐसे लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर के सेट हो गए। उन्होंने क्या किया कि ये जो लोग थे उन्होंने वो सब किया जो यूरोपियंस ने अमेरिका में किया था, सेम। इन्होंने मूल निवासियों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया, खेती के लिए उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, ठीक, क्योंकि ये खुद यूँ समझ लीजिए कि थोड़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे, थोड़ी ज़्यादा अवेयर थे अपने राइट्स को लेकर के, थोड़ी ज़्यादा उनके पास अधिकार थे, संसाधन थे, तो इसलिए उन्होंने मूल निवासियों को बरगला करके उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया और उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और मूल निवासियों को ही खेती के काम में लगा लिया। बाद में चीनी आप्रवासी जो थे उन्होंने सस्ता श्रम उपलब्ध करवाया, यानी कि चीन से अच्छे खासे लोग यहाँ पहुँचे जो मजदूरों के तौर पर यहाँ पर काम करते थे, क्योंकि चीन के हालात भी ठीक नहीं थे उस समय में। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने क्या किया, इसी समय में उन्होंने दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के लोगों को दूर रखने के लिए नॉन वाइट पॉलिसी का पालन किया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, यहाँ पे नॉन वाइट है ना, वो सेट नहीं हो सकते, यानी कि एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया के लोग हैं वो यहाँ पर सेट नहीं हो सकते, यानी कि उन्होंने उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया से दूर रखने के लिए इस प्रकार की पॉलिसी को अपनाया। यानी कि इस तरीके से शुरुआत हुई है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी बदलाव आने शुरू होते हैं, कैसे कि किस तरीके से उनको अधिकार, जो वहाँ के मूल निवासी उनको अधिकार वापस मिलते हैं। 1968 में 1968 में वहाँ के जो मानव विज्ञानी है W.E.H. स्टेनर, उन्होंने द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस बुक में लिखा कि आदिवासियों की उत्पत्ति के बारे में, इतिहासकारों की चुप्पी के बारे में उन्होंने लिखा था कि जो आदिवासी लोग हैं वहाँ के, जो पहले से रहते आ रहे थे, उनके बारे में भी इतिहास लिखा जाना चाहिए, उनके अधिकारों की भी बात होनी चाहिए। कि हम सिर्फ बात करते हैं ऑस्ट्रेलियंस की, कब से बात करते हैं, तब से बात करते हैं जब यूरोपियंस वहाँ पहुँच गए थे, जब ब्रिटेन वाले वहाँ पहुँच गए थे। हमें उससे पहले के लोग कहाँ हैं, उनको कितने अधिकार मिले, उसकी बात होनी चाहिए। इसमें मूल निवासियों का अध्ययन करना अलग सांस्कृतिक समूह के रूप में करने का प्रयास किया गया था। यानी कि इसमें किसकी बात की गई थी, बात की गई थी कि जो मूल निवासी है उनका अध्ययन अलग सांस्कृतिक समूह में करना चाहिए, कि वो उनके अपने अधिकार है और उनका पहला हक होता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। यानी कि यहाँ से मुद्दा उठता है, मुद्दा ये उठता है कि मूल निवासियों को उनके अधिकार वापस मिलने चाहिए। उसके बाद हेनरी रेनॉल्ड्स, जो हेनरी रेनॉल्ड्स हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक वाई वर नॉट वी टोल्ड में ऑस्ट्रेलिया का इतिहास कैप्टन कुक की खोज के साथ शुरू करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास कैप्टन कुक की खोज के साथ नहीं होता, उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया था, उससे पहले भी लोग रहते थे, उन लोगों के साथ क्या हुआ वो भी लिखा जाना चाहिए, और उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसको हमें ठीक करना चाहिए, उनको उनके अधिकार दोबारा से वापस मिलने चाहिए। 1974 तक बहुसंस्कृतिवाद को ऑस्ट्रेलिया में एक आधिकारिक नीति के रूप में अपना लिया गया था। यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि इन सभी प्रयासों का परिणाम ये निकला कि 1974 आते आते मल्टी कल्चर को ऑस्ट्रेलिया में एक नीति के तौर पे अपना लिया गया था कि हाँ, सब लोग एक बराबर होंगे। यानी कि इससे क्या हुआ कि जो मूल निवासी थे और अन्य कल्चर के लोग थे उनको एक समान सम्मान मिल गया था। यानी कि यहाँ पर एक लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने समझ लिया था कि जो मूल निवासी है उनका भी उतना ही अधिकार है और उनको भी एक समान रूप से सम्मान दिया गया, एक समान रूप से उनको अधिकार दे दिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासियों के साथ संधियाँ नहीं की। जब उनकी भूमि पर यूरोपियन लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था तो इस प्रकार का कुछ घटित नहीं हुआ था। उनकी ज़मीनें कुछ हद तक उनके कब्जे में थी।
सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की भूमि को टेरा न्यूलियस करार दिया था, यानी कि किसी की नहीं। यानी कि सरकार ने क्या कहा था कि ये जो ज़मीन है ये किसी की नहीं है, ये सबकी है जो यहाँ पे रहते हैं। इस दौरान हालांकि एक अभियान भी चला था। अभियान क्या चला था बीच में ऑस्ट्रेलिया में? बीच में अभियान ये चला था कि जो मिश्रित रक्त के बच्चे थे, जो नेटिव यूरोपियंस थे, यानी कि जो नेटिव और यूरोपियंस इन दोनों के नस्ल के, मिश्रित नस्ल के बच्चे थे, उनको पकड़ा गया और उनके मूल निवासी रिश्तेदारों से अलग कर दिया गया था। यानी कि उनको ना तो नेटिव माना गया और ना ही उनको यूरोपियन माना गया था। तो ऐसे लोग बीच में पिस गए थे, उनको अधिकार नहीं मिल पाए थे। उसके बाद इनके खिलाफ एक आंदोलन चलता है, मुद्दा गर्म होता है कि इन लोगों को भी अधिकार दिए जाएं। तो उसके दो परिणाम निकले, दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उन आंदोलनों के बाद। एक तो ये कि मूल निवासियों का भूमि के साथ मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है और उसका सम्मान होना चाहिए, यानी कि मूल निवासियों को उनकी भूमि मिलनी चाहिए। पहला हक भूमि के ऊपर मूल निवासियों का होना चाहिए। ठीक, इस बात को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने स्वीकार कर दिया। दूसरा, 1820 से 1970 के दशक तक जिन बच्चों को अलग किया गया था उनसे माफ़ी मांगने के लिए नेशनल सॉरी डे घोषित किया गया था। यानी कि इस बात को भी स्वीकार किया गया था कि जो कुछ पहले हुआ वो गलत हुआ था। ओके, तो ये देखिए, दो महाद्वीपों की कहानी हमने समझी, वहाँ के मूल निवासियों की कहानियों को हमने समझा कि किस तरीके से उनके साथ ज्यादतियाँ होती है, किस तरीके से उनका शोषण होता है, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। अमेरिका में 1982 में, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे 1974 में सब कुछ सेट हो जाता है। मूल निवासियों को भी उनके अधिकार दे दिए जाते हैं। ये था मूल निवासियों के विस्थापन का इतिहास। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये चैप्टर, ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक पर्सनल लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि हाँ, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे डिस्कस करना चाहिए, तो वहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर आकर के भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। इसके साथ साथ हमारी सेम इसी टाइप की सीरीज़ है, वो जियो की और पोल साइंस की भी चल रही है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगी, क्लास 11th और क्लास 12th की, दोनों के अलग से मिलेगी आपको, जियो की और क्लास 11th पोल साइंस की। इसके साथ साथ आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई, तो वहाँ से आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।